सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है कि किस तरह से ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, और उस दौरान ट्रंप दो F-35 फाइटर प्लेन और दो राइट साइड और दो लेफ्ट साइड, चारों तरफ से प्लेन था। उसके बाद जब पुतिन वहां गए तो B-2 बॉम्बर, वही B-2 बॉम्बर जो दुनिया का सबसे आधुनिक विमान है, जो लगभग 18,000 किलोमीटर बिना तेल को भरवाए उड़ता है, वही B-2 बॉम्बर जिसमें दो पायलट होते हैं, जिसमें लगभग 18 से 20 घंटे की उड़ान होती है। मतलब सीधा अमेरिका से कोई फ्लाइट उड़ के, वो बॉम्बर उड़ के भारत आ सकता है। 18,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर एसी कमरा होता है, और दुनिया का सबसे लेटेस्ट है। कहा जा रहा है कि ऐसे 20 विमान जो है वो अमेरिका के पास है। अमेरिका इसको बेचता भी नहीं है। एक ईरान में मारा गया था। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? सोचिए, पुतिन जब उतरे अलास्का, तो दुनिया पर इस पर चर्चा हो रही थी। क्यों? भारत पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। कहा कि अगर रूस से तेल खरीदोगे तो और टैरिफ लगाएंगे, सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे। लेकिन वही रूस चीन के साथ व्यापार कर रहा है। चीन पर अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाए। 90 दिन का मीटिंग और कैंसिल हो गई है। रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। पूरा यूरोप नहीं चाहता है कि यूक्रेन पर हमला हो। उसके बावजूद ट्रंप जो है वो रूस के सामने घुटनों पर है। तो क्या ये पुतिन गले मिलते हैं? क्या ये शी जिनपिंग गले मिलते हैं? हमारे प्रधानमंत्री के वीडियोज आपने देखे होंगे। ये गले मिलते नहीं थे, ये गले पड़ते थे। उसका नतीजा क्या हुआ, खामियाजा क्या हुआ, सोच समझिए। मैं आज का दूध और पानी का पानी एकदम साफ हो जाएगा। इस वीडियो के बाद हो सकता है सरकार हम पर कार्रवाई करे, लेकिन ये सच है। मैं भारत की विदेश नीति किस तरह से गड़बड़ हुई है वो बता रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो सीधे गले पड़ते हैं। ये भारत के लोगों को बुलाते हैं, मोदी मोदी मोदी। दरअसल इनकी पूरी विदेश नीति जो है वो भारत के लोगों को प्रभावित करने के लिए होता है, विदेशियों के लिए नहीं। इनकी सारी विदेश नीति भारत में भक्तों को प्रभावित करने के लिए होता है कि हम ग्लोबल लीडर बन गए, विश्व गुरु बन गए। और इसलिए जानबूझकर खासकर जाति विशेष के लोगों का जमावड़ा लगाया जाता है। मेरे दर्शक अमेरिका में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, इटली में भी है, फ्रांस में भी हैं। हम सबसे बहुजन समाज के लोगों से बात होती है, या तो भारत से लोगों को ले जाया जाता है या वहां के जो भक्त हैं उनको जमावड़ा किया जाता है। और मोदी मोदी मोदी। दोनों देशों के बीच कोई डील हुई कि नहीं, कोई ट्रेड डील हुई कि नहीं, ये नहीं पता। लेकिन सोचिए, दुनिया का दूसरा देश इससे नहीं प्रभावित होता है। दुनिया का दूसरा देश नितिन गडकरी की ही माने तो साइंस से प्रभावित होता है, आपकी अर्थव्यवस्था से प्रभावित होता है, आपकी मार्केट की ताकत से अर्थ प्रभावित होता है। सोचिए, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, 150 करोड़ की आबादी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब दोष नरेंद्र मोदी का है, लेकिन पिछले 11 साल में आप देखिए, क्या हम फाइटर प्लेन नहीं बना सकते थे? क्या हम ड्रोन नहीं बना सकते थे? मनमोहन सिंह के समय में 10 साल विज्ञान पर बहुत काम हुआ, ये क्रेडिट देना पड़ेगा। बहुत रफ्तार तेज नहीं थी, लेकिन पिछले 10 सालों में चीन ने मैगलेव ट्रेन उतार दिया, क्योंकि रिसर्च पर वहां काम हुआ, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर काम होता है। रूस पहले से सामरिक रूप से मजबूत है। वो चीन के साथ भी डील कर रहा है, वो अमेरिका के साथ भी डील कर रहा है। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि उसकी अपनी ताकत है। हम क्या करते हैं? चीन का मारा अमेरिका के पास, अमेरिका का मारा चीन के पास जाएंगे। बीच में रूस हमारा दोस्त बना हुआ है। अब हमने वहां से भी तेल खरीदना बंद कर दिया है। ये सब चल क्यों रहा है, क्यों देश की हालत खराब है, वो बता रहा हूं। इस देश में 90% लोग की कहानी बता रहा हूं। कैसे देश मजबूत होगा? इस देश के जातिवादी मनुवादी गुंडे जो हैं, वो 40 करोड़ लोग जिनके पास ना घर है और ना उनके पास खाना है प्रॉपर। वो कहीं गुजारते हैं समय, कहीं जीते हैं। उनके लिए ना ये स्कूल बनाएंगे। उनके बच्चों की जिंदगी कभी बेहतर नहीं होगी। वो फुटपाथ पर पैदा हुए, फुटपाथ पर मर जाएंगे। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कोई प्लान नहीं है कि कैसे उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। अगर उनके एक जनरेशन को हम फ्री में स्कूल दें, फ्री में हेल्थ दें, तो वो इस देश में प्रोडक्टिव हो जाएंगे। उनको आईआईटी मत कराइए, आईटीआई करने दीजिए। स्किल्ड लेबर हो सकते हैं, सड़कें बनाना है, बिल्डिंगें बनानी है। वो लोग जो 40 करोड़ लोग हैं जिनके पास ना रहना है ना खाना है,
जो कहीं भी जीवन काट रहे हैं, उनको कम से कम आईआईटी नहीं कराओगे बेईमानों, आईटीआई कराओ, स्किल्ड लेबर बनाओ। फैक्ट्री में वो स्किल लेबर होंगे, 50,000 60,000 उनकी तनख्वाह होगी, उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। फिर वो ज़मीन लेंगे, उससे मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, फिर वो घर बनाएंगे। 40 करोड़ लोगों का प्रोडक्ट, उसका परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा। जब उनके पास पैसा आएगा तो वो अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना करेंगे, तो किसान को भी फायदा होगा, शहर की ज़मीन भी बढ़ेगी, मटेरियल भी बनेगा, घर भी बनेगा। तो 40 करोड़ लोगों को हमने उससे बाहर कर रखा है कि तुम सिर्फ किसी तरह से दिन भर में कमाओ और खाओ। अब आते हैं 80 करोड़ लोग, जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक वो भी हैं। 80 करोड़ लोग जिनके पास छत तो है, रहने का ठिकाना भी है, कुछ खाने का भी इंतजाम कर लेते हैं, उनको तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने ही नहीं देना है, उनके साथ जातिवाद करना है। उनको मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में नहीं जाने देना है, आईआईटी, आईआईएम में नहीं जाने देना है। मतलब 120 करोड़ लोगों को इस देश में खेल से बाहर किया हुआ है। उनके पास कुछ नहीं है, वो 5 किलो राशन पर जिंदा थे, अब उनका वोटर लिस्ट से नाम भी काटा जा रहा है। आप सोचिए, अब बच गए 30 करोड़ लोग। 30 करोड़ में 15 करोड़ लोग जो है वो मजा मार रहे हैं। उनके पास आईआईटी है, आईआईएम है, उनके पास शहर है, सारी जमीनें, संपत्ति है। वो ना भी कुछ करें तो सिर्फ विदेश से सामान खरीदें, यहां ठप्पा मरवाएं और यहीं के लोगों को बेचे, और वो और धन्ना सेठ होते जाएंगे। उसमें 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, हम लोगों की तरह, जो किसी तरह से सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको जेल में डालना है, उसकी बात नहीं सुननी है, उसकी राजनीति खत्म करनी है। तो जिस देश में 145 करोड़ लोगों को सिस्टम से बाहर रखा जाएगा, वो देश कैसे मजबूत बनेगा? अमेरिका या रूस या चीन हम तब हो सकते हैं जब हमारे 100% लोगों के पास हेल्थ, एजुकेशन हो, और जो हायर एजुकेशन में जाना चाहे उसके लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी के रास्ते खुले हो, वो रिसर्च करे, हमें नए टेक्नोलॉजी। सोचिए, चीन की हुबोई कंपनी ने 3000 किलोमीटर चलने वाली बैटरी बना ली, टेस्ला, BYD, रोबोट बना रहे हैं, वो ड्रोन्स बना रहे हैं। वो हमारे लोगों को क्या करना है? ये जो 10% जातिवादी, मनुवादी सोच के लोग हैं, वो इस देश के 90% लोगों को लाचार और बेबस रखना चाहते हैं। तो एक घर में एक आदमी कमाएगा, 9 आदमी बेरोजगार रहेगा, तो वो घर तरक्की करेगा? वही हालत देश की है। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो सिस्टम ठीक चल रहा था, रिजर्वेशन की वजह से कॉलेज, यूनिवर्सिटी बन रहे थे, लोग आ रहे थे, हम जैसे लोग आ गए। तो जब से बीजेपी आरएसएस की सरकार आई है, तब से स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सरकारी स्कूल बंद, अस्पताल बंद। ये मोहन भागवत भी कह रहा है कि स्कूल, अस्पताल नहीं, आम लोगों की पहुंच में नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? ये और लोगों को अंधविश्वास और कर्मकांड में धकेल रहे हैं। सोचिए, वो धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास के सारे अटखेलियां कर रहा है महिलाओं के साथ, भोग विलास की जिंदगी जी रहा है, जो दिन भर झूठ का प्रवचन देता है, और अब वो बिजनेस के हॉस्पिटल में उतर रहा है। एक आरएसएस कहता है कि ये आरएसएस का प्रवक्ता है, मीडिया में बैठता है। ये एक बहुजन समाज की बेटी को 2 कौड़ी का आदमी का पत्रकार, 2 कौड़ी का प्रवक्ता कहता है। जो आरजेडी, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके प्रवक्ता को कहता है 2 कौड़ी की ये महिला है। संगीत रागिया कुछ नाम है। तो ऐसे जातिवादी, मनुवादी जो सिस्टम के हिस्सा है, उन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, और रहा सहा काम आरएसएस और सरकार कर रही है। हमें स्कूल बनाने थे, कॉलेज बनाने थे, इंस्टीट्यूट बनाने थे, हमें बड़े बड़े शोध संस्थान बनाने थे, हमें फार्मास्यूटिकल पर काम करना था, बायोकेमिस्ट्री पर काम करना था, हमें लेटेस्ट। सोचिए, भारत की जितनी कार कंपनियां हैं ना, वो अपना नट बोल्ट भी साउथ कोरिया या चीन से बन के आता है, यहां सिर्फ असेंबल होता है, ठप्पा लगता है। ये जो आप पंखा देख रहे हैं, ये जो आप गीजर देख रहे हैं, कोई भी कंपनी हो, ये सब बाहर से आता है, यहां सिर्फ ठप्पा लगता है। इन्होंने अपनी कंपनी बना रखी है, बाहर में 100 का माल खरीदा, यहां ठप्पा मारा, 200 में बेच दिया। कुछ कंपनियां बनाई गई लेकिन सफल नहीं। ओनिडा यहां की कंपनी थी, गोदरेज यहां की कंपनी थी, उषा यहां की कंपनी थी, कहां चली गई? सब रेस से बाहर। क्यों? क्योंकि यहां के धन्ना सेठ रिसर्च पर खर्च नहीं करते हैं। अंबानी, अडानी, यहां कोई, देखिए, कंपनी तो टेस्ला भी है, कंपनी तो अमेजन भी है, वो लोग सैटेलाइट पर रिसर्च करते हैं, इंटरनेट के सर्विस में है। ये सिर्फ या तो विदेशी संस्थाओं से कोलैबोरेशन करेंगे, या उनसे खरीद के आपको महंगा बेचेंगे।
इनके बस में रिसर्च नहीं, क्योंकि इनके देश दिमाग में जातिवाद है। ये चाहते हैं कि रिसर्च करेंगे तो नए प्लेयर पैदा हो जाएंगे। जैसे अमेरिका में क्या हुआ, कोई गूगल बनाया तो कोई व्हाट्सएप बनाया तो कोई फेसबुक बनाया तो कोई एआई बनाया, तो नए मार्केट प्लेयर पैदा होते हैं ना। सिर्फ ये नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट भी अमेरिका का था, लेकिन अगर उसने रिसर्च पर पैसा नहीं डाला होता तो वहां से ऑल्टमैन नहीं निकलते, एआई नहीं निकलता, व्हाट्सएप नहीं निकलता, फेसबुक नहीं निकलता। तो यहां मोनोपोली चाहते हैं ये लोग रिसर्च पर पैसा नहीं डालते हैं ताकि एक ही आदमी का मोनोपोली रहे। तो हम कैसे चाइना और रूस बन पाएंगे? हमारे किस्मत में सिर्फ बाजार लिखा है। जिस देश के 90% लोगों को आप पढ़ने नहीं देंगे, अच्छा खाना नहीं खाने देंगे, जिनके नस्लों को आप लाचार और बेबस, जिनको हेल्थ से दूर है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से दूर है, पढ़ाई लिखाई से दूर है, जिसको सिर्फ आप गिरमिटिया सस्ता मजदूर बनाए रखना चाहते हैं, उसमें भी पैसा नहीं। एक उदाहरण समझिए, आप सफाई कर्मचारी हैं, आपको 60,000 रुपया मिलता है, तो आपका अगला बच्चा सफाई कर्मचारी नहीं होगा, और होगा भी तो वो मशीन टेक्नोलॉजी से सफाई करेगा, कमाएगा। यहाँ वो नहीं है। 60,000 तनख्वाह थी सफाई कर्मचारियों को, उसकी नौकरी छीन ली गई, फिर उसको 12,000 कर दिया गया। अब 12,000 में वो परिवार का पेट चलाएगा कि बच्चा को पढ़ाएगा? मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई का काम करेगा, जो लोहे का काम, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, जितने लोग ये सब काम में है उनके बच्चे भी उसी काम में रह जाएंगे, क्योंकि उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते बंद, उनको पैसा ही इतना दिया जाता है कि वो लाचार और बेबस रहे। कोई देश तब तरक्की करेगा आज के समय में जिसके पास विज्ञान होगा, तकनीक होगा, साइंस होगा, रोबोट होगा, फाइटर प्लेन होगा, और उसी के सामने दुनिया झुकेगी, वही विश्व गुरु होगा। इसलिए पुतिन के सामने अमेरिका घुटनों पर है, इसलिए चीन के सामने अमेरिका घुटनों पर है, इसलिए नॉर्थ कोरिया जैसे देश पर अमेरिका हमला नहीं कर सकता है। तो अगर आप इस देश के सच्चे राष्ट्रवादी हैं, नागरिक हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, सेना की तरक्की चाहते हैं, तो जातिवाद और मनुवाद से दूर होना होगा, अंधविश्वास और कर्मकांड से दूर होना होगा, और आपको स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बनाना पड़ेगा, रिसर्च सेंटर बनाना पड़ेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाना पड़ेगा। तो आप बताइए हमारे प्रधानमंत्री इस पर कितना खरा उतरते हैं और बीजेपी कितना खरा उतरती है, और इनकी विदेश नीति वोट के लिए होती है या देश को फायदा कराने के लिए? ये देश भर में ये इनका दिन भर हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, कॉलेज यूनिवर्सिटी, पढ़ाई लिखाई इनकी प्रायोरिटी में ही नहीं है। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत है? देश को कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? जो ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और रक्षा की बात करे, या जो जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करे? और मैं फिर कह रहा हूं, जो बहुजन लोग कर रहे हैं वो जाति की राजनीति नहीं है, वो जातिवाद खत्म करने की राजनीति है। आपको उदाहरण दे रहा हूं, जहां जहां रिजर्वेशन अच्छे से लागू है, एसबीआई अच्छा काम करती है, आरबीआई अच्छा काम करती है, एलआईसी अच्छा काम करती है, एम्स रिजर्वेशन है, आरएमएल रिजर्वेशन है, मेडिकल से हेल्थ, तो जहां जहां डाइवर्सिटी है वहां बढ़िया काम होगा। और इस देश के धन्ना सेठ अपने बच्चों को विदेश में सेटल करता है, वो हमें सिर्फ बाजार समझता है, वो अमेरिका, चीन, रूस का बना सामान खरीदता है और यहाँ आपको बेचता है, और बाकी यहाँ के पुश्तैनी धंधे में आलू, प्याज, टमाटर, तेल, सोयाबीन, सब्जी ये बेचेंगे। ये रिसर्च पर पैसा नहीं लगाएंगे, ये कोई रिसर्च पर पैसा नहीं लगाएंगे ताकि नए प्लेयर न पैदा हो जाए, और बाकी काम जातिवादी मनुवादी करते हैं। जो 90% लोगों को, उनके लिए स्कूल के रास्ते बंद है, कॉलेज के रास्ते बंद है, उनके लिए लैब रिसर्च के रास्ते बंद है, और जितना संसाधन बना हुआ है पहले से उस पर सिर्फ 10% लोग, मतलब 10% लोग भी मतलब 15 करोड़ लोग, 15 करोड़ लोग इस देश में मजाक कर रहे हैं। उन्हीं के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, वही IIT, IIM, एम्स, मेडिकल सब उन्हीं का जनरेशन करेगा। बाकी 85% लोगों को लाचार और बेबस रखना है। कैसे बनेगा मजबूत भारत? आप सोचिएगा जरूर, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप हमसे सहमत हैं या असहमत हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।